सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ दूसरा जूझ पढ़ा रहा हूँ। पहला पार्ट आपने पढ़ा, इसका दूसरा पढ़ा। तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रस्तुत पाठ डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें किशोर के ग्रामीण बालक का कठोर चित्रण किया गया है। उसका मन पढ़ने के लिए तड़पता था, लेकिन दादाजी की मार के डर से वह अपनी बात नहीं कह पा रहा था। उसके अनुसार खेती करने से कुछ हाथ में नहीं आने वाला, पढ़ लिख करके नौकरी लगेगा तो कुछ कारोबार कर सकेगा। और इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए, उसकी तड़प को शांत करने के लिए यशोधर बाबू शांत करने के लिए वह अपनी माँ का साथ लेता है, और माँ का साथ लेकर वह दत्ताजी राव जो उस गांव की सरकार के रूप में जाने जाते हैं, उनसे वे पढ़ने की बात कहते हैं। उनके पिताजी उन्हें अच्छी तरह से समझाने का आश्वासन देते हैं, और हालांकि माँ भी दादाजी के सामने बात करने से डरती है, लेकिन वह उदासी भरे स्वर में हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि वह अपनी बेटे की पढ़ाई की जो तड़पन थी उसके मन में, उसको अच्छी तरह से समझती थी। लेखक ने अपने बारे में दोबारा से दूसरे पार्ट में जो उसने बताया कि किस प्रकार से रात के समय वह अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गया और माँ ने उनको सारी बातें कह दी। माँ ने उसे यह भी बताया कि सारा दिन दादा गांव में इधर उधर घूम करके गुजार देता है और बेटे को खेती के काम में लगा देता है। राव साहब जो थे, दत्ताजी राव, वे माँ की बातों से सहमत हो गए और कहा कि उसे मेरे पास भेज देना और मैं उसको अच्छी तरह से सुनाता हूँ। लेखक ने दत्ताजी राव को ये भी बताया कि अगर वह इस जनवरी के महीने में पढ़ाई की दोहराई कर लेगा तो वह 5वीं की परीक्षा की तैयारी कर सकेगा और उसका साल बच जाएगा। कहने का मतलब है कि वह 2 महीने में ही एक कक्षा को पार कर देने की काबिलियत रखता है। दत्ताजी राव ने लेखक को दिलासा दिलाई कि तुम मेरे पास उस समय आना जब तेरे पिताजी आ चुके हों। 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद आप भी आ जाना। और उसने कहा कि वह लेखक से जो भी प्रश्न पूछेगा उसका निडर होकर उत्तर देना। और पूर्व योजना के अनुसार माँ ने दादाजी से कहा, दत्ताजी राव ने उसे बुलाया है और वह साग भाजी देने गई थी, तब उन्होंने ये कहा था, और उसका बुलावा सम्मान की बात थी। दत्ताजी राव का बुलावा सम्मान की बात थी दादाजी के लिए, और वे तत्काल वहाँ पहुँच गए। बहाना बनाकर वहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद लेखक भी, और उसने पूछा कि किस लिए आया है, तो उसने उत्तर दिया कि खाने के लिए बुलाने आया हूँ। और उसके बारे में पढ़ाई जब शुरू की तो पिताजी ने पढ़ाई छुड़वाकर खेतों के काम में लगा दिया है। इस प्रकार कैसे भी बातें जो सामने आई, तो दत्ताजी राव ने उसको खरी खोटी सुनाई। तब
दत्ताजी राव और दादाजी के बीच में खूब बहस हुई। उन्होंने दादाजी के हर कतरक को काट दिया और लेखक से कहा कि कल से ही वह पाठशाला जाए और पढ़ाई में मन लगाए। अगर ये न जाने दे तो तुम मेरे पास आ जाना। इस प्रकार से पिता ने कहा कि मैंने इसे पढ़ाई के लिए नहीं रोका है, क्योंकि यह जुआ खेलता है, खेलता था, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। इसको बिगड़ने से बचाने के लिए इसे मैंने खेती काम में लगाया। लेखक ने थोड़ा सा झूठा सच मिलाकर कहा। झूठ और सच को उसने जो माँ के साथ कंडे थापे थे उसी पैसों से कपड़े सिलवाए। हाँ, एक बार मैंने मेले में पट्टे पर पैसे लगाए थे। सारी बात सुनाकर दत्ताजी राव ने कहा कि कल से तू स्कूल जा। और इस प्रकार से जाते जाते उन्होंने यह महसूस किया कि दादाजी उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्योंकि लेखक जो हो पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली कि किस प्रकार से उसे पाठशाला में जाने से पहले खेत में जाना पड़ेगा और पाठशाला से आने के बाद भी पशुओं को चराना, खेती के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सारी बातें वो स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार से स्वीकार करने के बाद उसके मन में फिर से जो पढ़ाई की तड़प थी वो शुरू हुई और उसने सोचा कि कम से कम गर्मी सर्दी हवा पानी भूख प्यास आदि वक्त की परवाह न करके वह खेती का काम जो करने जाता था, कम से कम 11 से 5 बजे तक तो उससे पीछा छूटेगा और वह स्कूल जाने लगेगा। तो इस प्रकार से कड़क दोपहर की धूप में वह पाठशाला की छाया में व्यतीत करेगा। तो बेटा यहाँ तक के उसने आपने 2 पार्टों में जो पढ़ा, आज जो आगे हम पढ़ा रहे हैं तीसरा पार्ट वो ये है कि दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। अब वह स्कूल जो है रेगुलर जाने लगा था और उसने बताया कि किस प्रकार से गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। 5वीं कक्षा से ही छोड़ा था उसने, तो उसी कक्षा में उसने प्रवेश ले लिया। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। नापास का मतलब है जो अनुत्तीर्ण हो। 5वीं में जो पास न हो तो वो टिप्पणी जो नाम के आगे लिखी हुई थी वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। सब नए बच्चे उसके साथ कक्षा में आ चुके थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। लेखक कहता है कि जो लड़के मेरे पीछे थे उन लड़कों के साथ में मुझे बैठना पड़ेगा और उन्हें मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर समझता था, लेकिन मजबूरी थी पढ़ने की और कोई चारा नहीं था उसके आगे। तो वह उसके साथ के लड़के आगे चले गए थे, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। उदास तो हुआ उसका मन, लेकिन भारी अपरिचित जैसा, एक भारी और अपरिचित जिससे हमें कोई जान पहचान नहीं थी, ठीक है, अनजान सा बना हुआ मैं एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। पहला दिन जो शुरुआत में उसने बताया उस बारे में कि किस प्रकार से वह अपरिचित अनजान सा कक्षा में एक कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे से बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किस इंतज़ार में जैसा बैठा रहता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले
बैठा था। किस प्रकार से? उस लड़के ने बताया, लेखक ने बताया कि मैं फिर से उस कक्षा में जाने लगा जो पुरानी कक्षा में मैंने छोड़ा था। वे बच्चे मेरे से आगे निकल गए थे, लेकिन पुरानी किताबों और पुरानी कापियों के साथ मैं उस यात्री के समान, उस लड़के के समान उस कक्षा में जा बैठा जैसे कोई बस अड्डे पर अपनी पुरानी पोटली संभाले किसी के इंतज़ार में बैठा रहता है। तो वो पुरानी किताबें और पुरानी कापियों का जो थैला था उसको कहा है कि उसने अपनी एक पुरानी धरोहर, पुरानी अमानत, पुरानी संपत्ति को जैसे उसने संभाल के रखा हो। कोई इस प्रकार से बस अड्डे पे कोई व्यक्ति बैठा हो, यात्री बैठा हो, कोई लड़का बैठा हो। क्या नाम है? मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। चौहान के लड़के ने शरारती आवाज़ में, क्योंकि वो शरारती तो था ही, और उसने उससे कटाक्ष के रूप में कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? लगता है नया मेहमान बनकर आया है। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है, क्योंकि इसका पहनावा भी, उसके कपड़े भी अजनबी अनजान से मालूम हो रहे थे। बालू गड्डी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। अर्थात उस कक्षा में केवल माटी के रंग की मटमैली धोती और गमछा पहनकर वह कक्षा में गया था, तो सभी से अलग दिखाई दे रहा था। उस बारे में कहा है, देखे देखे तुम्हारा गमछा, जो गले में गमछा होता है बेटा, गले में जो डाला जाता है कपड़े का बना हुआ, कहते हुए उसने मेरा गमछा, ठीक है, पतले कपड़े का जो तौलिया होता है गमछा कहते हैं उसे, तो वो उसने खींच लिया। देखे देखे तुम्हारा गमछा, ठीक है, उस गमछे को देखने के लिए कटाक्ष के रूप में उसके साथ शरारत करने के बहाने उसने उसका गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। अर्थात वो लड़का पूरी कक्षा में उसको फेंकेगा और इधर उधर जाएगा तो वो खींचातानी में फट जाएगा। मन में मैं सोचकर रुहासा हो गया, उदास हो गया मैं, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सह की आवाज़ की। अर्थात उस लड़के ने, चौहान के लड़के ने गमछे को, जो पतले कपड़े का तौलिया होता है, उसको उतार करके इधर उधर घुमाने की बजाय अपने सिर पे लपेटा और जो मास्टर जी की नकल है उसी की तरह पढ़ाना लिखाना बोलना वैसे ही उसकी टिप्पणी करते हुए, उसकी बातों को बताते हुए, उस तरह के करतब दिखाते हुए उसने उस तौलिए को टेबल पर रख दिया और हाथ पर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए एक अच्छी, ठीक है, शरारत भरी आवाज़ की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। गुंडा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ बेटा? यहाँ चौहान के लड़के के लिए, जिसने उसके साथ शरारत की थी। वह झट से मास्टर जी के आते ही अपनी टेबल पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा, जो टेबल पर उसने रख दिया था वो गमछा वहीं रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, क्योंकि ये पहले दिन की ही घटना थी और उसके कारण उसके दिल की जो धड़कन थी बेटा, दिल में जो एक डर था, भय था अपरिचित वाला, और वो दिखाई दे गया। क्योंकि आज उसके सामने जो चौहान के लड़के ने शरारत की थी अनजान बच्चों के साथ बैठकर, वह अपने आप को अलग महसूस कर रहा था, ठीक है। तो उसमें उसके कारण उसकी छाती में धक धक होने लगी थी। आज वह पहली बार कक्षा में गया तो जो वह सोच रहा था वही हुआ था और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रनरवे मास्टर कक्षा में आए
टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? रनर वे भागते हुए से तेज गति से मास्टर जी कक्षा में आई और टेबल पर जो मटमैला, ठीक है, मटमैला मटिया रंग का, ठीक है, माटी जैसे रंग का जो गमछा था, उसको देखकर उन्होंने पूछा, ये गमछा किसका है? मेरा है मास्टर। लेखक ने जवाब दिया, ये मेरा है। तू कौन है? मास्टर ने पूछा। मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अर्थात मैं पिछले साल फेल होकर के इसी कक्षा में दोबारा से आज पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं नया हूँ। गमछा ले जा पहले। उस गमछे को ले जाने के लिए उसने कहा, अध्यापक ने। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। उसने छड़ी, उसके हाथ में एक डंडी थी, जो छड़ी थी उससे मेरा गमछा जो था वो टेबल से उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? अर्थात इसे यहाँ क्यों रख दिया था पागलों की तरह से? टेबल पे यहाँ सामने इसको क्यों रखा था? उसने फिर जवाब दिया, मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। उसने बताया कि उस लड़के ने मेरे साथ शरारत करने की कोशिश की और मेरे सिर से ज़बरदस्ती इसको छीन लिया था और यहाँ रख दिया था। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। अध्यापक भी समझ गया था, शरारती बच्चा था वो, और उसने कहा कि यह चौहान का बच्चा बिना किसी बात के इधर उधर की बातें करता रहता है। कहते हो मास्टर साहब। मास्टर ने उस लड़के की ओर चले गए, उस लड़के की तरफ चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे थे। मास्टर ने पूछताछ करने के बाद जो कविता पढ़ानी शुरू की वो थी वामन पंडित की। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। बीच की छुट्टी, जो बीच में रेसेस होती है, आधी छुट्टी होती है, उसमें उसकी धोती की जो पीछे कांच का अर्थ होता है बेटा, धोती बांधते समय जो पीछे पतली सी किनारी बना करके उसको ऊपर टांगा जाता है, रखा जाता है, उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, खोलने के लिए जो प्रयत्न किया उसको, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। अर्थात उस कांच को, उस पट्टी को, अपनी धोती को संभाले कि कोई बच्चा फिर से उसके साथ इस तरह की शरारत न करे, अश्लील शरारत न करे। तो इसलिए वह अपनी धोती को बचाने के चक्कर में दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। देखिए, पहले दिन का ही अनुभव उसने बताया कि किस प्रकार से चौहान के लड़के ने पहले उसके गमछे को उसके सिर से उतार करके आगे अध्यापक के सामने ही टेबल पर रख दिया था। उसके बाद जैसे छुट्टी के दौरान, आधी छुट्टी के दौरान भी उसने उसके साथ शरारत की और उसकी धोती को खींचने का जो नापास, नायाब, बेकार कोशिश की थी उसके कारण। और उसने बताया कि उसकी हालत उस कौवे के बच्चे के समान थी जो खुले में रख देने पर अन्य कौवे उसको चोंच मार मार करके मार देते हैं। क्योंकि जो पाठशाला उसकी कुछ समय पहले उसकी अपनी थी, वो ही पाठशाला आज उसे अजनबी लग रही थी, अपरिचित लग रही थी और वह उसे दिल से घायल कर रही थी, उसे मार मार करके कचोट रही थी, उसको परेशान कर रही थी। ठीक है, वह दिन उसके लिए, पहला दिन जो था वो काफ़ी भारीपन लिए हुए था। घर जाते समय सोच रहा था, अब छुट्टी के समय वह घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, इस कैसे गुजारा होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, नहीं जाऊँगा ऐसी पाठशाला में। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया क्योंकि उन लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ा दी थी,
धोती खींच दी थी, गमछा खींचा था। तो इस प्रकार से पहले ही दिन जब ये घटना घटी तो उसका मन कुंठित हो गया और वह कहता है, अपने मन में ही सोचता है कि ऐसी पाठशाला में नहीं जाऊंगा, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। अर्थात उसकी गली में से पढ़ने वाले केवल 2 ही बच्चे हैं और वह उसकी किसी तरह से मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है, वे पहले से ही कमज़ोर हैं। तो इस प्रकार से पहले ही दिन लेखक का मन जो है वह घृणा से भर गया और पाठशाला में मन न लगने का कारण जो उसने बताया कि किस प्रकार से बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसके कपड़े खींचते हैं, तो ये सभी चीज़ें देख करके उसका मन जो है पढ़ने से उठ जाता है। वहाँ से मन उदास हो गया, उसका मन उदास हो गया, वह निराश हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब तक पहले पढ़ता था लगातार तो उसको अपनी पाठशाला, उसको अपना स्कूल, अपना विद्यालय लगता था, लेकिन वह एकदम पराई सी लगने लगी थी। अब वह पराई सी लगने लगी थी, अपना वहाँ कोई नहीं है। अब लग रहा था कुछ उसमें अपनापन दिखाई नहीं दे रहा था। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। सुबह जैसे ही हुआ फिर से पाठशाला जाने के लिए मन में तड़प बनेगी और माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़े वाली चड्डी सिलवाऊं रंग की, मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ले। ठीक है, माँ के पीछे पड़ करके माँ से बार बार कह करके उसने एक तो सिर पे पहनने के लिए टोपी मंगवाई और 2 नाड़ों वाली चड्डी उसने जो मटमैले रंग की थी वो कह सुन करके उसने 1 सप्ताह में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। ठीक है, पाठशाला जाने के लिए चड्डी पहनना शुरू कर दिया उसने और फिर धोती पहनकर खेत में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से उसकी जान पहचान हुई, उसका अपना परिचय हुआ। मंत्री नामक मास्टर कक्षाध्यापक के रूप में बीच में आए। जो कक्षाध्यापक है, इंचार्ज था उनका, वो मंत्री नामक अध्यापक था। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, डंडा नहीं मारते थे। वो हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। ठीक है, वे हाथ से गर्दन पकड़ करके छड़ी की बजाय क्या मारते थे, गुस्सा मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। पीठ पर जैसे ही जोर से उसका प्रहार होता गुस्से का, तो लड़के, कोई भी लड़का होता उसमें वह अपने आप ही समझ जाता था। जैसे ही जोर का उस पर गुस्सा लगाते तो लड़का क्या हो जाता था बेटा, हुक भरने लगता था। उसके दिल में भय बैठने लगता था। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। सभी लड़कों में उसका डर बैठा हुआ था। इसके कारण उद्यम करने वाले, शरारत करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। जो शरारत करने वाले लड़के थे उनको कक्षा मंत्री नामक अध्यापक के आगे उनकी एक नहीं चलती थी और वे उन्हें शरारत करने का मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। जो बच्चे अच्छा काम करते थे, पढ़ाई में अच्छे थे, उनको शाबाशी मिलती थी। ठीक है, मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। वे गणित पढ़ाया करते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एक आध सवाल गलत भी हो जाता तो वे उसको, बच्चे को साथ अपने पास बुलाकर उसे समझाते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे। कोई शरारत करने की, मूर्खता पूर्ण काम करने की कोशिश भी करता बीच में तो वे उसे वहीं पर एक गुस्सा पीठ पे लगा देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था, सभी डर जाते थे। एक आध को ही गुस्सा लगाना पीठ पर और सारे बच्चे सीधे हो जाते थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे थे। सभी बच्चों में पढ़ाई का एक विशेष उत्साह
छाने लगा था। मंत्री नामक अध्यापक के बारे में उसने यहाँ बताया है कि किस प्रकार से वो छुरी का प्रयोग न करके पीठ पर एक जोर का घुस्सा मारते थे और उसी के कारण सभी बच्चों में जो है उनके प्रति एक डर बना हुआ था। सभी डरते थे उनसे, और जब भी कोई लड़के शरारती जो लड़के शरारत करने का प्रयत्न करते तो वे उन्हें किसी प्रकार का मौका नहीं देते थे। साथ साथ उनमें जो खूबी बताई बेटा वो ये थी कि वे पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी भी देते थे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आती थी, कहीं भी अड़चन आती थी बच्चों को, एक आध सवाल गलत भी हो जाता था तो वे अपने पास बुलाकर उसे प्यार से समझाते भी थे। तो बेटा इस प्रकार से जो लेखक है उसने जो सहारा मिला अध्यापक का भी और कुछ साथियों का भी, कुछ साथियों से भी उनका परिचय बढ़ा। तो बेटा यहाँ तक के जो चैप्टर है वो आपका आज पार्ट 3 पूरा हुआ है, और इस पे जो आपको प्रश्न नोट करने हैं रफ कॉपी में वो नोट करें कि 5वीं कक्षा में पास न होने के बाद लेखक को कैसा लगा। 5वीं कक्षा में पास न होने के बाद लेखक को कैसा लगा। और अगला प्रश्न है, पिता को मनाने के लिए लेखक और उसकी माँ ने क्या क्या प्रयास किए। पिता को मनाने के लिए लेखक और उसकी माँ ने क्या क्या प्रयास किए हैं। और अगला प्रश्न है बेटा, दत्ताजी राव ने आनंद और उसकी माँ का झूठ में साथ क्यों दिया। दत्ताजी राव ने आनंद और उसकी माँ का झूठ में साथ क्यों दिया बेटा। तो ये 3 प्रश्न आपको रफ कॉपी में करने हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।